हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि CSIR नेट JRF दिसंबर 2023 के लिए जो हमारा एग्ज़ाम है वो हमारा हो चुका है। इसका रिजल्ट भी हमारा आ चुका है, इसकी कट ऑफ भी हमारे यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। तो जो हमारा दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे काम था वो सब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब जो हमारा नेक्स्ट फोकस रहेगा वो हमारा किसके लिए रहेगा, CSIR नेट JRF जून 2024 के लिए। ठीक है, आई होप कि आपने इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा जून 2024 का जो हमारा एग्जाम होना है CSIR नेट JRF का, तो उसके रिगार्डिंग क्या आपके यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मुझे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि अभी हम जैसे कि जून 2024 के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है, या फिर वो कंफ्यूजन में है कि हम किस यूनिट को यहाँ पे प्रिपेयर करें, किस यूनिट को हम छोड़े, कितने यूनिट को हम यहाँ पे प्रिपेयर करें। तो आज के लेक्चर में हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और एक कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि कोचिंग कंपलसरी है या फिर नहीं है, मतलब कि कोचिंग की जरूरत हमें बिल्कुल पड़ेगी या फिर बिना कोचिंग के भी ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हम जो हमारा CSIR नेट JRF है उसका जो हमारा सिलेबस रहता है, एग्जाम पैटर्न रहता है, उसके क्या बेनिफिट होंगे, उनका भी एक यहाँ पे हम ओवरव्यू लेके चलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा CSIR नेट JRF ये 2024 का जो जून का एग्जाम होना है, तो उसके लिए हमारे पास अभी सिर्फ 3 ही मंथ्स है। ठीक है, जनवरी फरवरी तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है, तो मार्च, अप्रैल और मई, जून में तो एग्जाम होना ही है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार एक्सक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अभी लगभग 3 महीने बचते हैं। तो इन 3 महीनों में आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अगर कोई भी एग्जाम है, सिर्फ हम यहाँ पे CSIR नेट JRF की बात नहीं कर रहे, आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, गेट का भी हो सकता है, DBT का भी हो सकता है, ICMR हो सकता है, कोई भी एग्जाम हो। अगर हम SSC CGL उनकी भी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो कोई भी एग्जाम है ना, तो उसके लिए आपको देखो टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम के, बिना हार्ड वर्क के तो एग्जाम देखो कोई भी क्वालिफाई होने से रहा। तो हम जो यहाँ पे मेहनत कर भी रहे हैं, हार्ड वर्क हम कर भी रहे हैं, अगर उसकी एक प्रॉपर यहाँ पे अगर गाइडेंस नहीं होगी, अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ से हमारी रेस स्टार्ट होनी है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन है, तो आपको यहाँ पे ये तो बताना पड़ेगा ना कि जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पर्सन है तो इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पे रन करना है। अब अगर इसकी स्पीड तो बहुत है लेकिन इसकी डायरेक्शन ही गलत है, तो ये अगर हमारा दूसरी तरफ अगर ये दौड़ रहा है तो ये कभी फर्स्ट नहीं आ सकता। तो एक जो प्रॉपर गाइडेंस है उसकी यहाँ पे जरूर जरूरत पड़ेगी। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा CSIR नेट JRF है उसके लिए जो हमारा यहाँ पे सिलेबस रहता है, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हमने इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए हमने ऑलरेडी PDF डाली हुई है, तो आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हो। उसके बारे में हम जहाँ पे ज़्यादा ब्रीफली उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर चला जाएगा। अगर एक ओवरव्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो आपके पास मास्टर डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपका रिजल्ट वेटेड में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। बकायदा क्या रहेगा कि आपका जब यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसको 1 साल के अंदर आपको यहाँ पे अपने जो फाइनल DMC जो रहेगी, ठीक है, जो फाइनल मार्कशीट रहेगी, वो आपको CSIR में वहाँ पे भिजवानी पड़ेगी, ताकि आपका जो अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है वो आपके पास आ सके। ठीक है, तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पे एज के लिए बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स रहेगी JRF के लिए। ठीक है, अगर आप JRF के लिए अपियर होना चाहते हो तो 28 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। और अगर आप नेट के लिए अपियर होना चाहते हो तो इसके ऊपर एज के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी नेट के लिए अपियर हो सकते हो। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कैटेगरी के लिए बात करें, जैसे कि SC कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ST कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन जरूर रहती है एज के अंदर। और जो गर्ल्स रहती है, वुमेन अगर यहाँ पे बात करें, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन जरूर होती है। ठीक है, तो वो सब आप जो हमारी PDF है उसके अंदर आप देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस के लिए, जो हमारा CSIR नेट JRF लाइफ साइंस के लिए अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, तो इसके लिए जो हमारा सिलेबस रहता है उसके अंदर हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट सिलेबस है उसको 13 यूनिट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। जिसके अंदर हमारे यहाँ पे आता है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट इन टू बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारे आते हैं बायोकेमिस्ट्री यूनिट, इसको हम बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं हमारे नॉर्मली। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सेल बायो भी बोलते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद है फंडामेंटल प्रोसेस, जिसको हम मोल बायो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। मोल बायो जैसे कि हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब हमारा किसके अंदर आएगा, फंडामेंटल प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, जिसके अंदर हमारा जो सेल सिग्नलिंग वाला जो पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा जो सेल कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन हमारा यहाँ पे रहेगा, और उसके अलावा जो इम्यूनोलॉजी वाला भी सेक्शन है वो भी हमारा इसी यूनिट के अंदर इंक्लूड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिस्टम फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम प्लांट की अगर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे आ गया जेनेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे आता है डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, ठीक है। डाइवर्सिटी वाली हमारे यहाँ पे यूनिट हो जाती है, जिसके अंदर एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी दोनों ही हमारे यहाँ पे इंक्लूड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे हमारी कौन सी यूनिट हो गई, इकोलॉजी वाली यूनिट हमारे यहाँ पे हो जाती है। देन उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जिसके अंदर इवोल्यूशन और इसके साथ साथ जो एनिमल बिहेवियर है वो भी हमारा यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है अप्लाइड बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे आएगी जो बायोटेक वाली जो हमारी यूनिट होती है ना, वो इसके अंदर हमारे इंक्लूड रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो सेल टिश्यू कल्चर, वो सब हमारा जो बायोटेक के अंदर जितना भी रहेगा ना, वो सब हमारा अप्लाइड बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे इंक्लूड रहता है। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स वाली जो हमारी यहाँ पे यूनिट रहती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट जो हमारी टेक्निक्स रहती है, उसके अंदर जो हमारे डिफरेंट टूल्स हमारे यहाँ पे यूज होते हैं, वो सब हमारी जो 13 यूनिट है, 13th यूनिट जो हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी है, उसके अंदर हमारे इंक्लूड रहते हैं। तो जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो हमारा कुछ इन 13 यूनिट्स के अंदर हमारा डिवाइड होगा, और इसमें से हमें क्या करना पड़ता है, तुम्हारा टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, जिसमें से हमें क्या करना है, हमें अप्रोक्स 120 यहाँ पे हमें स्कोर करना रहता है, ठीक है। ये कोई जो 120 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारा 120 में हमारा JRF कंफर्म है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर हमारा टफ आता है तो यहाँ पे कट ऑफ हमारी कम हो जाएगी, अगर ये हमारा इजी आता है तो ये हमारा ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि अब जो हमारे यहाँ पे एग्जाम हो रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग शिफ्ट के अंदर हमारे एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि एक हमारा अगर हम लाइफ साइंस की बात करें तो लाइफ साइंस का हमारा जो एग्जाम हो रहा है वो हमारा 2 शिफ्ट्स के अंदर हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का हमारा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में कह सकते हैं, और दूसरे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका हमारा ये सेकंड शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट में हम कह सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आता है ना, वो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, वो हमारा परसेंटाइल में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जो हमें कट ऑफ देखने को मिलेगी ना, वो हमारी परसेंटाइल में हमें देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा कट ऑफ हमें मार्क्स दे देंगे कि 120 मार्क्स है, और इससे ऊपर जिसके हो गए उसका JRF हो गया, और जिसके 115 हो गए उसका यहाँ पे नेट हो गया, ऐसा नहीं होता। अब हमें क्या देते हैं, हमें जो रिजल्ट देते हैं वो हमें परसेंटाइल के अंदर दे देंगे, जैसे कि 99.1 के ऊपर हमारा यहाँ पे JRF है, जनरल कैटेगरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, और 97.5 के ऊपर हमारा यहाँ पे नेट है। तो इस तरीके से हमें परसेंटाइल में यहाँ पे रिजल्ट देते हैं। परसेंटाइल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट अपियर हुए थे, उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट से आपके ज्यादा नंबर यहाँ पे आए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें किसी स्टूडेंट की, अगर यहाँ पे परसेंटाइल आती है 98, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्टूडेंट के जितने भी मार्क आएंगे, जितने भी सपोज करके चलते हैं कि उसके 110 यहाँ पे मार्क्स है 110, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये इसके मार्क्स आए हैं ना, वो जितने भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अपियर होंगे पर्टिकुलर लाइफ साइंस के लिए, तो उसके 98% स्टूडेंट से ज्यादा इसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे परसेंटाइल में यहाँ पे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो हमारे यहाँ पे पेपर रहेगा उसके अंदर हमारे ये 13 यूनिट्स है, और इन 13 यूनिट्स में से हमारे जो टोटल हमारे यहाँ पे पेपर के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आने हैं वो सब हमारे यहाँ पे आते हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न के लिए, तो एग्जाम पैटर्न के लिए हमारा क्या रहेगा, जो हमारा CSI नेट JRF लाइफ साइंस का जो हमारा एग्जाम रहता है, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड रहता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे आएंगे जनरल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, ठीक है। जीके यहाँ पे नहीं आएगी। तो ये जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग वगैरह के जो हमारे क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर टोटल हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें 15 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना रहेगा। एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 2 मार्क्स का, तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 30 मार्क्स। ए सेक्शन के अंदर हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं, 30।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं बी सेक्शन के लिए। बी सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने नीट वगैरह के एग्जाम के अंदर देखा होगा क्वेश्चन को, उसके अंदर हमें क्या देते हैं, डायरेक्ट हमें एक स्टेटमेंट देंगे और उसके हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं रहती यहाँ पे। अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो हमारी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट हमें यहाँ पे याद रहेगा कि हाँ इसका ये ऑप्शन आना चाहिए था। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट या फिर न्यूमेरिकल टाइप का हमें क्वेश्चन यहाँ पे, लेंथी क्वेश्चन हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए आएगा, जो हमारा बी सेक्शन होगा, और इसके अंदर हमें टोटल 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 35 क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करना रहेगा। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहेगा, जैसे कि ए सेक्शन के लिए था। टोटल हमारे यहाँ पे मार्क्स कितने हो जाते हैं, 70 मार्क्स। तो मैक्सिमम कितने हो गए बी सेक्शन के लिए, 70 मार्क्स हो गए। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है सी सेक्शन, और सी सेक्शन के अंदर हमारे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक 3-4 लाइन का हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देंगे, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देंगे, और इस स्टेटमेंट के बेस पे हमें यहाँ पे ऑप्शन देंगे, और उन ऑप्शंस के अंदर में भी हो सकता है कि हमारा एक ही में ऑप्शन यहाँ पे यूं हो कि हमारा कोई एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, या फिर हमारे जो आंसर है ना वो हमारे, जैसे कि ये 4 स्टेटमेंट हमें यहाँ पे, एक हमारा एक क्वेश्चन हो गया, इसकी हमें 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दे दी, और इन 4 स्टेटमेंट में हमारी 3 स्टेटमेंट या फिर कोई 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी, उनको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। या फिर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर हमारे इस टाइप का हमारे कोई म्यूटेशन हो रही है तो उसका हमारा क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो सी सेक्शन के अंदर हमें इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या होंगे, 75 हमें क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही करना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल हमारे मैक्सिमम कितने मार्क्स होते हैं यहाँ पे, 100 मार्क्स। तो टोटल हमारे यहाँ पे ए बी और सी को मिला के टोटल हमारे कितने मार्क्स हो सकते हैं यहाँ पे, 200 मार्क्स हमारे यहाँ पे मैक्सिमम रहेंगे। और कट ऑफ की हमने यहाँ पे बात की थी, कट ऑफ हमारी अब किस में आ रही है, परसेंटाइल के अंदर आ रही है, तो हम यहाँ पे कुछ कट कंफर्म यहाँ पे यूं नहीं कह सकते कि हमारे इतने मार्क्स पे आपका जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे हम आइडिया जरूर लेके चल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो हमारा जेआरएफ यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके लिए कट ऑफ हमारे यहाँ पे रहती है अराउंड 120 to 125। ठीक है, अगर आपके 120 मार्क्स 5 मार्क यहाँ पे मार्क्स है तो लगभग आपका यहाँ पे जेआरएफ कंफर्म होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेट के लिए, तो नेट के लिए ये हमारा बस 10 मार्क्स इससे कम हो जाएंगे, यानी कि 115 से लेके 120 के बीच में आपका यहाँ पे नेट इजीली हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हमारी कम ज्यादा हो सकती है पेपर के ऊपर, जैसे हमने पीछे बात की थी कि अगर आपका पेपर टफ आता है तो वो हमारी कट ऑफ कम हो जाएगी, और अगर आपका पेपर इजी आएगा तो वहां पे ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन ये हमारी यहाँ पे एक एवरेज, अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्मली जो हमारी कट ऑफ यहाँ पे रहती है तो वो हमारी लगभग इतनी रहेगी। ठीक है, अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आपका यहाँ पे इजिली जेआरएफ या फिर नेट इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, ठीक है, जो हमारा CSIR नेट जेआरएफ जो हम यहाँ पे एग्जाम की बात कर रहे हैं, अगर हमारा ये क्वालिफाई हो जाता है तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे रहेंगे। तो जो हमारा CSI या नेट जेआरएफ एग्जाम है, ये हमारा एक एग्जाम होगा। इस एग्जाम के अंदर टोटल हमारे मैक्सिमम कितने मार्क्स हमने बताए, 200 मार्क्स हमने बताए। तो इसके अंदर जो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है वो हमारा 2 टाइप से हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे 3 सिचुएशन लेके चलते हैं। पहली सिचुएशन है कि आपकी कोई भी कट ऑफ यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होती, जैसे कि आपका ना, हम यहाँ पे जो नेट जेआरएफ की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हमने कट ऑफ की बात की कि आपके यहाँ पे कोई भी, ना तो आपके नेट की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो रही है, ना आपकी जेआरएफ वाली क्लियर हो रही है, तो यानी कि आपका कुछ भी यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसका तो कोई बेनिफिट यहाँ पे होना नहीं है। दूसरी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, नेट के लिए जेआरएफ के लिए दोनों के लिए एक ही पेपर है, यूं नहीं है कि हमारा अलग अलग पेपर होना है, एक ही पेपर होना है। सिर्फ हमारे जो मार्क्स है ना वे हमारे डिपेंड करेंगे कि हमारा यहाँ पे नेट हो रहा है क्वालिफाई या फिर हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे नेट के लिए बात करते हैं तो हमारा जैसे कि यहाँ पे 110 के ऊपर 110 के ऊपर अगर हमारा यहाँ पे नेट क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, और आपके इतने मार्क्स यहाँ पे आ गए, तो यानी कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया। अगर आपका नेट क्वालिफाई यहाँ पे हो जाता है तो उसके बेनिफिट क्या रहते हैं कि आप ऑल इंडिया के अंदर अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर अगर वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर पोस्ट निकलती है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो जो कॉलेज कैडर है उसके अंदर तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपियर हो सकते हो अगर आपका ये क्वालिफाई हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें यूनिवर्सिटीज के लिए, तो यूनिवर्सिटीज के लिए ये क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक यहाँ पे जो इस टाइम पे जो मैंडेटरी है वो यहाँ पे पीएचडी को यहाँ पे मानते हैं।
कि आपकी पीएचडी जरूर होनी चाहिए, और पीएचडी अगर आपकी नहीं होती है तो वहाँ पे आपको एक वैसे भी थोड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनके कंपेयर में एक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम रहेगी, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्रेफर करेंगे। लेकिन कॉलेज के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे आप वहाँ पे एलिजिबल हो एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा नेट के लिए हो जाएगा, और जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, यानी कि अगर आपका एक बार भी अगर यहाँ पे नेट हो जाता है तो आप लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे कट ऑफ थी 115 किसके लिए, जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो 115 का मतलब क्या हुआ कि आपने 110 वाली जो कट ऑफ थी वो तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही ली, तो यानी कि आपका नेट तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि आपका नेट भी हो गया, और क्योंकि आपने जेआरएफ वाली कट ऑफ भी यहाँ पे क्रॉस कर ली तो यानी कि आपका जेआरएफ भी हो गया। तो जो नेट के बेनिफिट है वो तो आपको देखो मिलेंगे ही, आप एलिजिबल तो हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ में यहाँ पे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आपका यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाइड हो चुका है। जेआरएफ का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और अगर आपका ये यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि अगर आपका यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो आप 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 इयर्स के अंदर, ये जो हमारे यहाँ पे 3 इयर्स वैलिडिटी है ना वो हमारी चेंज होती रहती है। पहले ये 2 इयर्स थी, अभी पीछे इन्होंने 3 ईयर कर दी थी, तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे 2 ईयर रखेंगे या फिर 3 ईयर रखेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2 इयर्स इसको लेके चलते हैं कि आपके यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर की रहेगी जेआरएफ के लिए। और अगर आप इन 2 सालों के अंदर, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है जून के अंदर, आपका जो यहाँ पे अवार्ड लेटर आएगा वो जून के अंदर आता है, जून 2024 के अंदर। तो इससे 2 साल का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, 2 इयर्स आपको यहाँ पे टाइम देंगे वो। अगर आप इन 2 सालों के अंदर अगर इंडिया के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर आप पीएचडी को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहाँ पे जो सीएसआईआर है उनके हेड ऑफिस के अंदर आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे, वो आपकी फेलोशिप यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। और उससे क्या होगा कि अगर आप पीएचडी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी सीएसआईआर की तरफ से, ठीक है। फेलोशिप कितनी मिलती है, यहाँ पे हमें मिलेगी 38,000 पर मंथ, ठीक है। ये हमें मिलेगी जेआरएफ, जो हमें जो यहाँ पे जो फेलोशिप मिलती है वो हमें टोटल 5 इयर्स के लिए यहाँ पे मिलती है, जिसमें से जो इनिशियली 2 ईयर रहते हैं वहाँ पे हमें जेआरएफ मिलेगा 2 साल के लिए 38,000 पर मंथ प्लस एचआरए। और इसके साथ हमारे यहाँ पे होती है कंटीजेंसी, कंटीजेंसी यहाँ पे हमारी कितनी रहेगी, ये हमारी होती है 20,000 पर ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करें नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, 5 साल हमने बताया था ना, तो 2 साल तो हमें यहाँ पे जेआरएफ मिल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद ये नेक्स्ट 3 ईयर के लिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे एसआरएफ, ठीक है। एसआरएफ यहाँ पे कितना होता है 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए प्लस कंटीजेंसी, कंटीजेंसी उतनी रहनी है 20,000 पर ईयर, ठीक है, पर एनम यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है सीएसआईआर की तरफ से। तो ये हमें कब मिलेगी, देखो अब यहाँ पे यूं नहीं है कि अगर आपका जेआरएफ अगर ना हो तो आप यहाँ पे पीएचडी ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं होता ना तो भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। पीएचडी ज्वाइन करने के लिए नेट या फिर जेआरएफ कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी डायरेक्ट एमएससी भी है तो भी आप पीएचडी को ज्वाइन कर सकते हो। बस वहां पे हमारा नुकसान क्या रहेगा कि वहां पे आपने फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाती। अगर आपका नेट भी क्वालिफाई है और फिर भी अगर आपने पीएचडी को ज्वाइन किया है तो भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। फेलोशिप सिर्फ किसको मिलेगी, जिसका जेआरएफ होगा। हाँ, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपनी तरफ से यहाँ पे जरूर फेलोशिप कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो सीएसआईआर है वो कब आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, जब आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये हमारे जो यहाँ पे सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसके हमारे बेनिफिट हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रेटजी के लिए, जो कि आज का हमारा यहाँ पे मेजर टॉपिक भी था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा एग्जाम नेक्स्ट अभी होना है सीएसआईआर नेट जेआरएफ का, सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून ये 2020, ठीक है। तो जो ये हमारा जून 2024 के अंदर जो हमारा एग्जाम होना है, तो अगर हम उसकी स्ट्रेटजी के लिए यहाँ पे बात करते हैं, आपको कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अगर आपको बेसिक से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको किस तरीके से यहाँ पे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। तो जो हमारे यहाँ पे अभी जून 2024 के अंदर जो हमारे यहाँ पे कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, उनको हम यहाँ पे सिंपली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे वे स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को यहाँ पे देंगे, ठीक है। सेकंड हमारे वे स्टूडेंट होते हैं जिनको यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है इस एग्जाम का कुछ, या फिर आपने यहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग ली हुई है, आपको कुछ यहाँ पे पता है कि किस टाइप से हमारे यहाँ पे एग्जाम रहता है, आपने एक बार उसको एग्जाम को फेस किया भी हुआ है।
ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे कि हमने बताया कि इस एग्जाम के लिए इस टाइम हमारे पास कितने टाइम है, सिर्फ 3 महीने हमारे पास यहाँ पे बचते हैं। और 3 महीने में अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बात करते हैं तो अभी हमारे पास बहुत ही कम टाइम है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये हमारा एग्जाम 3 महीने के अंदर क्वालिफाई नहीं हो सकता, लेकिन वो कब होगा जब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो। ठीक है। हमें अच्छी खासी नॉलेज हो सब्जेक्ट की। और अगर आपको यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज नहीं है तो आपको यहाँ पे इजी वे से स्टार्ट करना है। यूं नहीं है कि आप हाईली मोटिवेट हो जाओ कि हाँ हम 3 महीने में यहाँ पे क्वालिफाई कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा फिल्मों में होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सेप्शन हो। कुछ एक्सेप्शन स्टूडेंट होंगे जो कि 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। एक्सेप्शन को हम यहाँ पे नहीं लेके चल रहे। एक जो एवरेज स्टूडेंट रहता है तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 3 महीने यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद को यहाँ पे एक बार एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करोगे कि जो हमारे पीवाईएस क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर है, उनको आप यहाँ पे एक बार देखो, उनको एनालाइज करो थोड़ा। आप देखो कि आपको वहाँ पे कितनी नॉलेज हो रही है, कितना आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। और अगर आपको अच्छी खासी वहां से नॉलेज है तो आपको क्या करना है, जो हम एक्सपीरियंस वाले के लिए यहाँ पे बात करेंगे, आपको डायरेक्टली उस पर फोकस करना है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट, अगर मेरे जैसे अगर आप यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट रहते हो कि जिसको कुछ अच्छा खासा टाइम यहाँ पे चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके यहाँ पे अच्छी खासी अभी नॉलेज नहीं है तो अभी क्योंकि 3 महीने ही है हमारे पास, तो 3 महीने में ऐसा तो देखो है नहीं कि हम 13 यूनिट को यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। 13 यूनिट तो देखो यहाँ पे होने से रही हमसे। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें अपनी चॉइस से आप यहाँ पे 3 से 4 यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो कि आपको ठीक लगती हो या फिर आपको ईजी लगती हो, जो कि आपको ऑलरेडी आपने उसके बारे में पढ़ा हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि उन 3-4 यूनिट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है। और इन 3-4 यूनिट को अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। आप प्रिपेयर कहाँ से करोगे, हम आगे जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स की यहाँ पे बात करेंगे तो आप वहां से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर यूट्यूब, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप वहां से भी इनके लेक्चर वगैरह देख सकते हो। वहां से भी आपको एक अच्छी खासी नॉलेज इसके लिए हो जाएगी। और उसके साथ साथ आप उसको क्या करना है कि जैसे आपने यहाँ पे 3-4 यूनिट को जो भी आपने यहाँ पे टारगेट किया है, उन 3-4 यूनिट के आपको पीवाईक्यूज यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। उन सब की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है इन 3-4 यूनिट्स के लिए। और मैं यहाँ पे यूँ चाहूँगा कि अभी जो हमारा जून के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, उसके अंदर एटलीस्ट आपकी ये जो 3-4 यूनिट है, ठीक है? देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 30 यूनिट तो देखो यहाँ पे अभी इतनी जल्दी होने से रही है। तो जो 3-4 यूनिट भी अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखो एक तो ऑप्शन क्या है कि हम 13 यूनिट को कच्चा-पक्का करके लेके चले, हमें कुछ, क्योंकि बाद में देखो जो सीएसआईआर एग्ज़ाम है, उसके अंदर यूँ नहीं है कि हमारा कच्चा-पक्का भी अगर यहाँ पे हम करके चल रहे हैं, तो हमारी थोड़ी बस ओवरव्यू से हमारी यहाँ पे नॉलेज है, तो यहाँ क्वालिफाई हो जाएगा। कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी बहुत है। तो हमें क्या करना है कि हम उन 30 यूनिट को आधा-अधूरा करके जाएँ, उसकी बजाय जो हमारे यहाँ पे 3-4 यूनिट है, उसको हम स्ट्रॉन्ग अपना यहाँ पे सब्जेक्ट लेके चलें। ताकि हम नेक्स्ट जब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हों, तो उस टाइम हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज इस एग्ज़ाम के लिए हो जाए। ठीक है? तो हमें 3-4 यूनिट को अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। और अगर आपके यहाँ पे 3-4 यूनिट जल्दी हो जाती है, ये 3 महीने टाइम है, तो अगर आपको यहाँ पे 3-4 यूनिट आपके यहाँ पे पहले ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है, आपने पीवाईक्यूज़ को यहाँ पे सोल्व कर लिया है, तो उसके बाद आपको 1-2 यूनिट और भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो हमारे हो जाएँगे जो फ्रेशर यहाँ पे रहेंगे। अब आपको वो प्रिपेयर कहाँ से करनी है? तो वो आप, जो हम आगे स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे या फिर जो हमारे लेक्चर्स हैं, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को दिया हुआ है और उनको यहाँ पे पता भी है कि इस एग्ज़ाम के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे जो 30 यूनिट हमने बताई, वो सारी की सारी हमें यहाँ पे करके चलनी है। देखो क्या है कि हम यहाँ पे अगर हम जो हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम यहाँ पे उसको एनालाइज़ करते हैं, तो हमने क्या बताया था कि ए सेक्शन तो हमारा क्या था, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड से था। तो जनरल एप्टीट्यूड तो देखो हमें इस वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा लाइफ साइंस सब्जेक्ट है, उससे हमारी 30 यूनिट्स में से हमें आता नहीं है। तो ए सेक्शन को तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। बचे हमारे पास बी और सी सेक्शन। बी सेक्शन आपका जितना ज़्यादा आपका सी सेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपका बी सेक्शन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। बी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो आपको जो सी सेक्शन है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सेकंड जो हमारे पीवाईक्यूज है ना, आपको वो अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है? जितने ज़्यादा आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे सी सेक्शन को स्टडी करोगे, उतना ज़्यादा आपका बी सेक्शन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसको अलग से यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सी सेक्शन के लिए, तो सी सेक्शन के अंदर हमारा क्या होना है, हमारे 75 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से हमें 25 को ही अटेम्प्ट करना है। अब देखो जो 75 यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हमारे कितने यूनिट में से आ रहे हैं, 13 यूनिट में से आ रहे हैं। हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं, 25 करने हैं। तो अगर हम इन 13 यूनिट में से अगर हम यहाँ पे 7 to 8
अगर हम यहाँ पे यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं और एक दो यूनिट को अगर हम यहाँ पे साइड लाइन रखें कि हाँ अगर हमारे इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे। तो अगर आप यहाँ पे इतनी यूनिट भी अगर करके जाते हो तो आपका इजीली यहाँ पे जेआरएफ हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 7 to 8 यूनिट को अगर हम यहाँ पे करके चल रहे हैं और एक दो यूनिट को हम साइड लाइन भी लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे सपोज करके चल सकते हैं कि हमारे लगभग 45 to 50 क्वेश्चन हमारे हमारे डोमेन से आएंगे, जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इन 45 या फिर 50 क्वेश्चन में से हमारे 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमने पढ़े हुए होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे 10 क्वेश्चन ऐसे हों जिसको हमारे हमने यूनिट जरूर कर रखे हो। जैसे कि अगर हम अभी बात करें सेल बायो के लिए या फिर बायोकेमिस्ट्री के लिए, हमने बायोकेमिस्ट्री यूनिट को कर तो लिया, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन फिर भी हमें ऐसे मिलेंगे जिसका हमें कुछ अता पता भी नहीं होगा, या फिर हमें उसका आइडिया नहीं होगा कि इसका आंसर क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ उसके ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन को हम ऐसे साइड लाइन कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं जिनका हमें क्लियर कट नहीं पता कि हमें पढ़ा तो हुआ है लेकिन हमें उस टाइम पे भूल गए उसके बारे में या फिर याद नहीं रहा, तो भी हमारे पास यहाँ पे 25 क्वेश्चन या फिर 20 to 25 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बचेंगे जिनको हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे 20 to 25 भी अगर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हम अच्छे से यहाँ पे क्लिक वहां पे करके आए, अटेम्प्ट उनको अगर यहाँ पे करके आते हैं, तो भी हमारे 80 to 90 मार्क्स हमारे यहाँ पे सी सेक्शन के अंदर इजीली स्कोर हो जाएगा। और अगर आप इतना स्कोर यहाँ पे सी सेक्शन के अंदर कर रहे हो तो उसका मतलब आपका यहाँ पे इजीली जेआरएफ हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए और बी सेक्शन भी तो अभी यहाँ पे बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें 13 की 13 यूनिट यहाँ पे में करके चलनी है। हमें यहाँ पे जो हमारी मेजर यूनिट है, हमें जो 7-8 यूनिट हमने जो सिलेक्ट की हुई है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यूं नहीं है कि हम 30 यूनिट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। देखो आप, मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सेप्शन हो तो आप 30 यूनिट को करके जाओ, आप 200 मार्क्स कर लो। ठीक है, लेकिन अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वहां पे आपको अगर 7 to 8 यूनिट भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जो एग्जाम होना है वो क्वालिटी पे होना है, क्वांटिटी आपको वहां पे यूं नहीं है कि अगर आपको 75 क्वेश्चन में से अगर 75 अगर आपको आते हैं, सपोज करके चलते हैं कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 13 की 13 यूनिट यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर की हुई है, 75 क्वेश्चन आए, 75 में से यूं तो है नहीं कि आप 75 के 75 ही अटेम्प्ट कर लोगे, करो तो आप भी 25 ही गए। ठीक है, तो इसके बजाय जो हम यहाँ पे 25, जैसे कि हमारे 75 में से 75 हमें सिर्फ उनका आइडिया लग रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा हमने यहाँ पे पढ़ लिया उनको कि हमें क्लियर कट यहाँ पे किसी भी ऑप्शन का नहीं पता। जबकि दूसरे ने क्या किया कि 75 में से उसको सिर्फ यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से उसने 25 को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, तो उसका यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप डाउट में रहोगे 75 के लिए, चाहे आपने 75 के 75 आपको आते हो, लेकिन उसमें अगर आप डाउट में रहोगे तो वहां पे आपके लिए नेगेटिव इंप्रेशन रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो भी अगर आप यहाँ पे यूनिट कर रहे हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। यूं नहीं है कि आप रैंडमली बस करे जा रहे हो, यहाँ पे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को कवर हमें नहीं करना, हमें जितना सिलेबस किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे जरूर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और एक जो हमारे नॉर्मली यहाँ पे जो मैं अपनी ओर से यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बताता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होना है, उसके लिए यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल जो मेरी तरफ से यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है, वो हमारा क्या रहेगा, एक हमारे यहाँ पे होता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसके लिए में यहाँ पे क्या होना है, एक तो हमारे यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। यूं नहीं है कि हम यहाँ पे एक दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, या फिर 3 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ना है, कॉन्फिडेंस रखना है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे रखनी है। तो थर्ड हमारे यहाँ पे आता है कि कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पे क्लियर करके चलना है। जिस भी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे रीड करो उसको अच्छे से प्रिपेयर करके चलो। यूं नहीं है कि उसको आधा अधूरा छोड़ दिया, अगर आप कोई पाथवे कर रहे हो बीच में से उसको छोड़ दिया, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, जिस भी कॉन्सेप्ट को करो उसको अच्छे से करके चलो, उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी पीवाईक्यूज है, उन सभी को आप यहाँ पे क्लियर करके चलो। ठीक है, और एक यहाँ पे होता है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या है कि जब तक आप अपना जो प्रॉब्लम है, जब तक आपके जो टॉपिक है, जो आपका क्वेश्चन है, अगर आप उसको डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपका वो कॉन्सेप्ट वहां पे बिल्डअप नहीं होगा। कई बार हमारा डिस्कशन की वजह से क्या होता है कि कई बार कुछ हमें चीजें ऐसी पता चलती है जो कि हमें सोच भी नहीं सकते थे। जैसे कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया एक, कि एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, क्वेश्चन है कोई कि 2 into 2। ठीक है, ये हमारा एक हमने पीवाईक्यूज में हमारा एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला
जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ था कि 2 इंटू 2 हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमें ऑप्शन दे दिए। ए ऑप्शन हमें दे दिया 4, बी ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया 6, सी ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया 3, ठीक है, और डी ऑप्शन में यहाँ पे दे दिया 8, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, हमने यहाँ पे पीवाईक्यू से इसको देखा, ठीक है। और अभी तो जैसे हमें पता है यहाँ पे कि इस जो ये यहाँ पे ये जो हमारा क्रॉस का साइन है इसका मतलब क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। ये हमें अभी तो पता है, लेकिन सपोज करके चलते हैं कि हमारा कोई इस टाइप का पीवाईक्यू क्वेश्चन था जिसका हमें यूं नहीं पता था कि ये जो यहाँ पे क्रॉस साइन है इसका क्या मतलब यहाँ पे रहेगा। तो हमने क्या किया, हमने पीवाईक्यूज में से इसका आंसर देख लिया कि इसका आंसर आ रहा है 4, और हमने क्या किया, अपने माइंड में अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जो ये क्रॉस वाला साइन है ना इसका मतलब है ऐड करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको ऐड भी करें ना 2+2 करें तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि हाँ 2 इंटू 2 का 4 आ रहा है। हमने पीवाईक्यूज भी कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट भी कर लिया, और हमारे माइंड में ये बस बैठ गया कि हाँ जो क्रॉस वाला साइन है उसका मतलब ऐड ही होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में हमारा क्या आ गया कि 3 इंटू 3 का आंसर बता, क्योंकि ये बिल्कुल रिपीट तो होगा नहीं। अब की बार क्या कर दिया उन्होंने, 3 इंटू 3 दे दिया। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट वही चलता तो हमारा वहां पे आंसर क्या आएगा, 3+3 हम इसको लेके चलेंगे और हमारा आंसर 6 आ जाएगा। बट जब तक हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही रहेगा ना, प्लस वाला सिंबल। लेकिन डिस्कस करने से हमें क्या पता चला कि जो ये प्लस जो ये क्रॉस वाला साइन है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीपल होता है। और तब हम इसको क्या करके आएंगे, 9 करके आएंगे, जो कि हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी इसके साथ भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करना है, ठीक है। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो अदर जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है। जितना आप यहाँ पे डिस्कशन करोगे किसी कॉन्सेप्ट को, किसी भी क्वेश्चन को, उतनी ही ज्यादा आपके यहाँ पे नॉलेज होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे जरूर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हम यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जैसे कि कई बार हमारे मन में जो फर्स्ट यहाँ पे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही है तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि एग्जाम के लिए कोचिंग जरूरी है। कई बार उनको लगता है कि कोचिंग से ही होगा, ठीक है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग बिल्कुल यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने बिना कोचिंग के भी इस एग्जाम के अंदर अच्छी खासी रैंक ली है। देखो कोचिंग की आपकी यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है, हम यहाँ पे कोचिंग के लिए यूं नहीं कह सकते हमें स्टडी के लिए यहाँ पे इसके लिए रिक्वायरमेंट है। कोचिंग की रिक्वायरमेंट हमें होती है गाइडेंस के लिए। अब गाइडेंस जरूरी नहीं है कि आपको वो कोचिंग वाले ही देंगे, ठीक है। आपको गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है, अपने सीनियर से मिल सकती है, अपने कलीग से मिल सकती है। बस आपको वहां पे क्या करना है, गाइड यहाँ पे यूं करना है कि आपको एग्जाम का पता होना चाहिए कि हाँ एग्जाम मेरा ये है, इसके अंदर इतनी खासी हमारी यहाँ पे यूनिट आ रही है, और इतनी अगर हम यहाँ पे जैसे कि 13 में से अगर हम यहाँ पे 7 to 8 यूनिट को भी अगर यहाँ पे करके चल रही है तो हमारा एग्जाम हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब जैसे कि अगर कई बार हम कोचिंग पे जाएं तो वहां पे मैं बता दें कि हमें 13 यूनिट यहाँ पे करनी है, तो कोचिंग वालों का क्या काम है। जैसे कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमारे कोचिंग पे तो 13 यूनिट उन्होंने करवा दी, तो हम 13 यूनिट ही करके जाएंगे। मैंने फिर से अभी क्या बताया कि हमारे 75 में से अगर आपको 13 यूनिट भी आते, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपको वहां पे अटेम्प्ट तो सिर्फ 25 ही करने हैं। तो हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं, इससे अच्छा तो हम यूं कर सकते हैं ना कि हम 7 to 8 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करके चले। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको गाइडेंस से मिलेगा। तो जो कोचिंग है वहां पे आपको फर्स्ट तो यहाँ पे जो हमारा बेनिफिट होगा वो हमारा क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें वहां पे एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। जो कोचिंग वाले होते हैं वहां पे आपको एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिलेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर मिलेगा, जो आपको वहां पे प्रॉपर गाइडेंस देगा। और गाइडेंस जरूरी नहीं है कि मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोचिंग वाले कहीं पे भी आपको ये गाइडेंस मिल सकती है। सिर्फ क्या होना चाहिए कि वो स्टूडेंट एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से क्या कुछ रहता है इसके अंदर। सेकंड, कोचिंग का यहाँ पे क्या फायदा रहेगा कि आपकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, जो हम कंसिस्टेंसी के पीछे ही बात कर रहे थे। क्योंकि कोचिंग के अंदर क्या रहेगा कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी 8 to 9 क्लास है, तो हम उस 8 to 9 एटलीस्ट 1 आवर तो हम हर रोज वहां पे अपना इस एग्जाम के लिए देंगे। और अगर आप इस कंसिस्टेंसी को अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो तो आपको वहां पे कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो आपके खुद के ऊपर रहेगा, ठीक है। आपको खुद की यहाँ पे कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, वो हमारा क्या रहेगा, खुद के ऊपर रहेगा। अगर आप कोचिंग पे जा रहे हो तो आप एक मैंडेटरी टाइप में हो जाता है कि हम कोचिंग पे जा रहे हैं तो 1 घंटा तो हम वहां पे पढ़ तो रहे ही है, ठीक है। उसके बाद जो कोचिंग है वो आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको कहाँ से
देखो जो एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रही हो तो तीन चीजें होती है। फर्स्ट तो क्या होता है कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। सेकंड होता है कि कितना पढ़ना है, हाँ, पढ़ना है। और नेक्स्ट हमारा होता है कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको इन तीनों चीजों का ऑलरेडी पता है तो वहां पे भी आपको कोचिंग की कोई ज्यादा खास यहाँ पे नीड नहीं रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा और कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो आपको यहाँ पे कोचिंग की कोई खास जरूरत नहीं होगी। उसके बाद एक और हम यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं कि कई बार हमारे यहाँ पे मन में डाउट आता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर यूनिट को यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि हम 7 to 8 यूनिट को यहाँ पे करके चल रहे हैं। अब यूँ रहता है कि हम कौन सी 7 to 8 यूनिट को यहाँ पे करके चले। आप कोई भी 7 to 8 यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको अच्छे से आती हो, ठीक है। और अगर आप मेरी तरफ से यहाँ पे यूँ पूछोगे कि आप किस यूनिट को करके चलो, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सलाह जरूर दूंगा कि जो हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी वाली यूनिट है, मेथड्स इन बायोलॉजी, वो यूनिट आप जरूर करके जाओ। क्योंकि इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हमें यहाँ पे स्टडी करने को मिलेगी। और यही टेक्निक जब आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद जब आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओगे तो वहां पे आपको इन्हीं टेक्निक्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये टेक्निक्स है वे हमारी यूं नहीं है कि सिर्फ हमें मेथड्स इन बायोलॉजी सेक्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चन कई बार हमें सेल बायोलॉजी के अंदर भी मर्ज करके दे देंगे, जेनेटिक्स के अंदर भी हमें मर्ज करके दे देते हैं। उसके अलावा जो मोल बायो है वहां पे भी हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार मर्ज करके दे देते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी ना सिर्फ मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट यहाँ पे कवर हो रही है, उसके साथ साथ सेल बायो, मोल बायो और डिफरेंट जो अदर यूनिट है वो भी आपके यहाँ पे क्लियर होके चलेंगी। उसके बाद एक और यहाँ पे मन में डाउट आता है कि अगर हम यहाँ पे 7 to 8 यूनिट को अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमें कंप्लीट पूरी की पूरी यूनिट करने की जरूरत है। देखो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पूरे सिलेबस को लेके बैठ जाएंगे और एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम टिक करते रहेंगे कि हाँ मैंने इस यूनिट का ये वाला पॉइंट कर लिया, ये वाला पॉइंट कर लिया। कभी भी सिलेबस यूं नहीं होता कि हम पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करके चलेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे उन टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिससे रिलेटेड हमारे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक नॉर्मली चीज लेके चले कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर यूनिट हो गई, ए हमारी यहाँ पे यूनिट हो गई जिसके अंदर हमारे बी और सी ये दो हमारे टॉपिक है। ये हमारी यूनिट थी, इसके अंदर हमारे ये दोनों टॉपिक हो गए। अब क्या है, दोनों सेक्शन जो हमारी दोनों यूनिट है, ठीक है, सेम लेंथ ही है हमारी, ठीक है। अब बी सेक्शन से तो हमारा क्या, जो हमारी ये बी वाला जो पार्ट है इसी पर्टिकुलर यूनिट का, तो इस वाले टॉपिक से तो हमारा क्या हो रहा है, हमारे हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। हर साल हमारे यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं। जबकि जो हमारा सी वाला यहाँ पे जो यूनिट का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, इससे हमारा कोई 2-3 साल के अंदर हमारा कोई एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बजाय कि हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें, हमें किसके ऊपर फोकस करना है, हमारे बी वाले टॉपिक के ऊपर। तो वो भी आपको यहाँ पे जब आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के हमें क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। हाँ जरूर आप यहाँ पे अगर एक्सेप्शन हो तो आप सारे के सारा करके जाओ सिलेबस, मैं उसको नहीं रोक रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई एवरेज स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें सिलेबस को लेके बैठ जाएंगे, हम एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करके चल रहे हैं। हमने कोई पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पे कर ली, जैसे कि हमने सेल बायो कर ली और सेल बायो के हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर आप वहां पे फंस रहे हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, हमारे पास चॉइस बहुत है। 75 क्वेश्चन आने हैं, 25 को अटेम्प्ट करना है। तो एक दो क्वेश्चन अगर आपको वहां पे नहीं भी आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक दो यूनिट को तो साइड बाय भी कर रखा है जिसमें से अगर हमारा कोई टॉपिक हमें मिलेगा तो उससे भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं नहीं है कि हम सारा का सारा सिलेबस एक एक पॉइंट पे यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे, लेकिन यूं है कि हमें एक ओवरव्यू यहाँ पे जरूर होना चाहिए, हमें मैक्सिमम सिलेबस का पता होना चाहिए। हमारा जो एक पर्टिकुलर यूनिट है उससे अगर हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हमें एटलीस्ट कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि कोचिंग रिक्वायरमेंट हमें रहेगी या फिर हमारा किस टाइप का यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ या फिर हमारा जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो गेट का एग्जाम होता है, डीबीटी जेआरएफ का एग्जाम होता है, आईसीएमआर का जो हमारा एग्जाम होता है, तो कोई भी अगर हमारा लाइफ साइंस से रिलेटेड अगर हमारा कोई एग्जाम होता है तो उसके लिए जो हमारे डिफरेंट यूनिट रहती है उसके लिए हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ पे रहती है, तो हम कौन कौन सी बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पे बुक बताई है ना, तो हमने एक एक यूनिट के लिए मल्टीपल बुक यहाँ पे बताई है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी बुक यहाँ पे स्टडी करनी है। जो भी बुक आपको अच्छी लगे, जिस भी बुक की आपको लैंग्वेज अच्छी लगे, जिससे भी आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां से भी आपके पीवाईक्यूज अगर आपके सोल्व हो रहे हो तो वो आपको बुक वहां पे रेफर करनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, तो आपको जो भी बुक यहाँ पे अच्छी लगे आप उस बुक से यहाँ पे कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है कि आपको यहाँ पे लेनिंजर से ही करोगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके चलने हैं, चाहे आप वो आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से हो जाए, किसी अपने फ्रेंड्स की कॉपी से हो जाए, या फिर किसी के भी वीडियो लेक्चर से हो जाए, कहीं से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको सिर्फ वहां पे कॉन्सेप्ट करके चलने हैं, जिससे कि आपके जो पीवाई क्यूज या फिर जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड बुक की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे बायोकेमिस्ट्री यूनिट है उसके लिए आप जो स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो, तो वो हमारी हो सकती है यहाँ पे लेनिंजर हो सकती है, वॉइट एंड वॉइट की हो सकती है, या फिर स्ट्राइरर की बुक हो सकती है। नेक्स्ट हम ये जो हमने यहाँ पे नाम बताया ना, ये हमारे ऑथर्स के नाम है। ठीक है, तो आप इन ऑथर्स की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जेनेटिक्स के लिए या फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो आप क्लक्स की जो बुक है, पियर्सन, या फिर जो हमारे स्नस्टर्ट की बुक जो बुक है, आप उनको यहाँ पे रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है डेवलपमेंट बायो के लिए, तो आप यहाँ पे गिलबर्ट की बुक को यहाँ पे जरूर रीड करना। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे लुइस वोल्पर्ट की बुक को भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मोल बायो के लिए। मोल बायो के लिए आप यहाँ पे वॉटसन की बुक या फिर एल्बर्ट की बुक को रेफर कर सकते हो। उसके अलावा रसल की बुक जो हमारी होती है, इससे आप जीन एक्सप्रेशन को यहाँ पे जरूर स्टडी करें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे म्यूटेशंस केस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं हमारे डिफरेंट टाइप के जीन एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कि हमारे जो लैक ऑपरेन होता है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेन होता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे म्यूटेशन केस को यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो आप जरूर यहाँ पे स्टडी करके जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें सेल बायो और सिग्नलिंग के लिए, तो आप वहाँ पे लोडिस या फिर एल्बर्ट की बुक से यहाँ पे इस टॉपिक को रीड कर सकते हो। इकोलॉजी के लिए आप ओडम की बुक, पीटर स्टर्लिंग या फिर एरविस क्लाउस की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है इवोल्यूशन के लिए, तो आप यहाँ पे डगलस की बुक को रेफर कर सकते हो, और टेक्निक्स के लिए आप विल्सन एंड वॉकर की बुक यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो टेक्निक्स वाला पोर्शन जो होता है ना, वो देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारे टेक्निक्स है उसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स रहेंगी, जैसे कि मोल बायो के लिए अलग टेक्निक्स होंगी और हमारे प्रोटीन एक्सट्रैक्शन के लिए अलग टेक्निक होंगी, तो इस टाइप से हमें अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। बायोकेमिस्ट्री के लिए हमारी अलग टेक्निक होगी, या फिर जो हमारी माइक्रोस्कोपी वगैरह रहता है, तो हमारी ऐसी बहुत ही कम ऐसी बुक मिलेंगी जिसके अंदर हमें सारे के सारे यहाँ पे जो यूनिट्स है या फिर जो सारे के सारे हमारी जो टेक्निक्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो आप अलग अलग सोर्सेज से भी इनको कर सकते हो, लेकिन जो विल्सन एंड वॉकर की बुक है, आप उसके अंदर हमें मैक्सिमम टेक्निक्स यहाँ पे मिल जाती है, तो इसीलिए हमने उस बुक को यहाँ पे रखा है। उसके अलावा आप जो डिफरेंट हमारे इंटरनेट सोर्सेज है, तो वहाँ पे भी उससे भी आप इन टेक्निक्स को क्लियर कर सकते हो। सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पे अच्छे से क्वालिफाई होना चाहिए, वो हमारे अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाए बस। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो के लिए आप तेज एंड जिगर या फिर रोज एंड सेल्सबरी बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। बायोटेक के लिए आप फिर से विल्सन एंड वॉकर की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। डाइवर्सिटी के लिए आप कोई भी एमएससी एंट्रेंस बुक की जो कि बॉटनी या फिर जूलॉजी के लिए हमारी हो उसको रेफर कर सकते हो। माइक्रोबायो के लिए आप प्रेस्कोट की बुक, और जो इम्यूनोलॉजी है उसके लिए आप क्यूबे की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन की बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। उसके अलावा भी हमारे डिफरेंट बुक रहती है, तो आप किसी भी बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ये सिर्फ हमने यहाँ पे एक आपको प्रेफरेंस दे दी कि आप इन बुक से अगर आप करते हो तो आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे एक अच्छी खासी हो जानी चाहिए। ठीक है, बाकी जिस भी बुक से आपको समझ में आ रहा हो आप उस बुक से यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट में हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ी है, तो जो हम यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो कुछ मैं अपनी ओर से यहाँ पे जरूर आपको टिप्स देना चाहूंगा कि आप इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे टिप्स है आप उनको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखें। आई होप कि ये जो टिप्स है मेरे तो देखो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रही थी, तो मैं होप करता हूँ कि आपके लिए भी जरूर यहाँ पे फायदेमंद रहे। तो कुछ पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो पीवाई क्यूज जो यहाँ पे पेपर है, ठीक है, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो उनको आपको जरूर यहाँ पे करके जाना है। ठीक है, पिछले 4-5 साल के जब से एनटीए जहाँ पे हमारा पेपर को जब से कंडक्ट करवा रहा है, तो उससे तो आपको जैसे कि हमारे जो 2019 से इन्होंने यहाँ पे कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, तो आप तब से तो यहाँ पे जरूर पीवाई क्यूज क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके जाए। ठीक है, पीवाई क्यूज क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे हो चुके हैं तो अब उनका कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसी से हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो पीवाई क्यूज क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है आपको स्टैंडर्ड बुक भी जरूर यहाँ पे अगर टाइम मिलता है तो आप स्टैंडर्ड बुक को जरूर रीड करें। ठीक है, कोई भी देखो ऐसा कोचिंग मटेरियल या फिर कोई भी ऐसा नोट्स ऐसा नहीं है कि उसमें से हमारे, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वहां पे जाके पेपर को सेट करके आ रहे हैं। क्या फिर उन्होंने बोल दिया कि हमने इतना इतना सिलेबस करवाया है, हमने इतने में से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं और उसी में से आप क्वेश्चन को देना, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक्स हमारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है
और क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारा ये क्वेश्चन आ गया, नहीं नहीं हमने तो ये क्वेश्चन नहीं करवाया था, आप इसमें से नहीं दे सकते हो, ऐसा नहीं है। हमारे वो जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे स्टैंडर्ड बुक से आएंगे, ठीक है। और कोई भी ऐसा यहाँ पे हमारा, मैं नहीं मानता कि कोई भी हमारा ऐसा नोट्स है जो कि हमारा किसी स्टैंडर्ड बुक को यहाँ पे उसको रिप्लेस कर पाए, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, देखो अगर आपके पास टाइम की बाउंडेशन कुछ ज्यादा है, आपको इतना ज्यादा आप टाइम नहीं दे सकते, तो आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी आप इनको कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे जरूर एक बार स्टैंडर्ड बुक को जरूर रीड करें, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है, जैसे हमने पीछे ही बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमें कंप्लीट यूनिट को यहाँ पे हमें करके चलना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे PYQs हमारे क्वेश्चन यहाँ पे सभी सोल्व हो जाने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए और मैक्सिमम पोर्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है फोर्थ, जो मैं यहाँ पे पॉइंट बताऊंगा कि हमारा जो रिवीजन है वो हमें वीकली यहाँ पे रिवीजन करके चलना है। यानी कि एक वीक के अंदर आपने जितना भी यहाँ पे स्टडी किया है उस सारा कॉन्सेप्ट को, सारी चीजों को आपको यहाँ पे एक बार जरूर रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको रीड कर लिया और जाके फिर आप 6 महीने के बाद जब एग्जाम आपको आ रहा है उस टाइम आप जाके उसको यहाँ पे एनालाइज कर रहे हो। 6 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 2 महीने के बाद भी अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को रीड करोगे तो वो आपका आधा वहां से खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू उसका रिवीजन करके चलना है कि जो भी चीज आपने पढ़ी है, एक पूरी अगर आपने यहाँ पे यूनिट कवर कर ली है तो उस पूरी यूनिट को आप एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज करके चले, ठीक है। तो रिवीजन यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस यहाँ पे सिर्फ यूं नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट की है सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQs क्वेश्चन की यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनकी आपकी आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कई बार हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, जब तक हम उसको करेंगे नहीं तब तक वो तो टफ रहेंगे ही, अगर हम प्रैक्टिस को बार बार करके चलेंगे तो वो हमारे एक टाइम पे हमें इजी भी लगने लग जाएंगे, ठीक है। जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड्स के हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो हमारे बार बार हमें रिपीट देखने को मिलते हैं। रिपीट मतलब यूं नहीं है कि हमारे बिल्कुल वहां पे रिपीट मिलेंगे, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो हमारा रिपीट हमें देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे जरूर उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें बार बार, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए वहां पे बेनिफिट होगा। और लास्ट हमारे यहाँ पे आता है डिस्कशन, जो कि हमने पीछे भी इसके लिए बात की थी, ठीक है। जितना ज्यादा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक का डिस्कशन करोगे उतना ज्यादा ही आपका वहां पे ब्रेन ओपन होगा, ठीक है। जितना उतना ही ज्यादा आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, और जितनी ज्यादा हमें नॉलेज होगी उतनी ही ज्यादा वहां पे बेनिफिट भी रहेगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे बोलूंगा मैं आपके लिए कि कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे जरूर रखना है, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये जो हमारा लेक्चर है वो आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। अगर आपको CSI नेट JRF के लिए जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, या फिर जो सिलेबस है, अगर आपको उसके लिए PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको CSIR नेट JRF गेट एग्जाम के लिए, DBT के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट मंथ अभी कंडक्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बता सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसके अंदर भी अपने डाउट को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।